सोशल साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट। हर इंसान जो आपके सामने खड़ा होता है वह सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, बल्कि वह एक पूरी दुनिया होता है जिसमें उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी असुरक्षाएं और उसकी छुपी हुई ज़रूरतें होती हैं। समाज एक ऐसा खेल का मैदान है जहां हर कोई अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इस खेल के पीछे कौन से अदृश्य नियम काम करते हैं। यह किताब आपको उन्हीं अदृश्य नियमों की गहराई में ले जाएगी, जहां आप सीखेंगे कि लोग किस तरह सोचते हैं, वे किस तरह फैसले लेते हैं और वे किस तरह दूसरों से प्रभावित होते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको इंसानी व्यवहार की भूल भुलैया में रास्ता दिखाएगा। अगर आप कभी यह महसूस करते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पाते या आप दूसरों को नहीं समझ पाते, तो यह सफ़र आपके लिए ही बनाया गया है। आइए पहले अध्याय से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम समझेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान असल में है क्या और यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह नियंत्रित करता है। अध्याय 1। सामाजिक मनोविज्ञान की नींव। सामाजिक मनोविज्ञान असल में यह अध्ययन है कि लोग दूसरों की मौजूदगी में किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जो हमारे रोज़मर्रा के हर रिश्ते के पीछे काम करता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपका दिमाग कुछ ही सेकंड में उस इंसान के बारे में कई फैसले ले लेता है। यह फैसले आपके अनुभव, आपकी परवरिश और आपके अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी पहचान काफ़ी हद तक उसके आसपास के लोगों से बनती है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं, उसका बड़ा हिस्सा समाज से आता है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा वातावरण, ये सब मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों एक ही घटना अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग असर डालती है। कुछ लोग आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। यह अंतर उनके बचपन के अनुभवों और उनके सामाजिक माहौल से तय होता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि लोग किस आधार पर अपनी राय बनाते हैं, तो हम उनके साथ बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी ज़रूरत होती है, स्वीकार किए जाने की, समझे जाने की और महत्वपूर्ण महसूस करने की। जब आप किसी से बात करते हैं और आप उसकी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, वहां आसानी से दोस्त बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान की नींव यही है कि हर इंसान का व्यवहार किसी न किसी कारण से प्रेरित होता है, और जब आप उस कारण को समझ जाते हैं, तो आप उस इंसान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस अध्याय में हमने यह जाना कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करता है। आगे के अध्याय में हम समझेंगे कि पहली छाप क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है और हम उसे अपने पक्ष में कैसे बना सकते हैं। अध्याय 2। पहली छाप की ताकत। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। पहले कुछ सेकंड में हम उस इंसान के बारे में एक राय बना लेते हैं। यह राय अक्सर इतनी मजबूत होती है कि बाद में उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। इसे मनोविज्ञान में प्राइमेसी इफेक्ट कहा जाता है, यानी पहली जानकारी का असर बाकी सभी जानकारियों से ज्यादा गहरा होता है। यही कारण है कि साक्षात्कार में पहले कुछ मिनट इतने महत्वपूर्ण होते हैं, और यही कारण है कि पहली मुलाकात में आपका व्यवहार आपके पूरे रिश्ते की दिशा तय कर सकता है। पहली छाप केवल आपके कपड़ों या आपके दिखावे से नहीं बनती, बल्कि यह
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ के लहजे और आपके आत्मविश्वास से भी बनती है। जब आप किसी से मिलते हैं और आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो यह सामने वाले को यह संदेश देता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आप उस बातचीत में पूरी तरह मौजूद हैं। इसके विपरीत, अगर आप नज़रें चुराते हैं या आप घबराए हुए दिखते हैं, तो सामने वाला अनजाने में आप पर कम भरोसा करने लगता है। मुस्कुराहट भी एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह सामने वाले के दिमाग में यह संकेत भेजती है कि आप मित्रवत हैं और आप किसी तरह का खतरा नहीं हैं। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के दौरान यह सीख गया है कि किसी अनजान इंसान से मिलते समय सबसे पहले यह तय करना है कि वह दोस्त है या दुश्मन। यह फैसला हमारा अवचेतन मन कुछ ही पलों में ले लेता है और यही फैसला आगे की पूरी बातचीत की दिशा तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलकर सहज महसूस करें, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। अपने कंधों को सीधा रखें, अपनी मुद्रा खुली रखें और बात करते समय हल्की मुस्कान बनाए रखें। यह छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। पहली छाप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी आवाज़ का लहजा। जब आप धीमी, स्थिर और स्पष्ट आवाज़ में बात करते हैं, तो यह आत्मविश्वास का संकेत देता है। इसके विपरीत, अगर आप जल्दी जल्दी और घबराहट में बोलते हैं, तो यह असुरक्षा का संकेत देता है। पहली छाप को सुधारने का एक और तरीका है सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं और आप उसके जवाब को ध्यान से सुनते हैं, तो वह इंसान महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान को पसंद आता है और यही एहसास उसे आपकी तरफ खींचता है। इस अध्याय से हमने सीखा कि पहली छाप किस तरह बनती है और हम उसे अपने पक्ष में कैसे ढाल सकते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि लोग किस तरह अपने फैसले लेते हैं और भावनाएं उनके तर्क पर किस तरह हावी हो जाती हैं। अध्याय 3, भावनाओं का तर्क पर प्रभाव। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वे अपने फैसले तर्क के आधार पर लेते हैं, मगर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर फैसले पहले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं और बाद में दिमाग उन फैसलों को तर्कसंगत ठहराने के लिए कारण ढूंढता है। यह बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ तथ्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको उसकी भावनाओं को भी छूना चाहिए। जब आप किसी कहानी के जरिए अपनी बात कहते हैं, तो वह सीधे तथ्यों की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि कहानी सीधे भावनाओं से जुड़ती है। यही कारण है कि महान वक्ता और महान नेता हमेशा कहानियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भावनाएं तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। डर, खुशी, गुस्सा और प्यार, यह चार भावनाएं इंसान के ज्यादातर फैसलों के पीछे काम करती हैं। जब कोई इंसान डरा हुआ होता है, तो वह सुरक्षा की तलाश करता है और इस समय वह ऐसे फैसले ले सकता है जो सामान्य हालात में वह कभी नहीं लेता। जब कोई इंसान खुश होता है, तो वह ज्यादा खुले दिमाग से सोचता है और वह नए अवसरों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर आप किसी से कोई महत्वपूर्ण बात मनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सहज और खुश महसूस कर रहा हो। एक तनावग्रस्त या डरा हुआ दिमाग हमेशा रक्षात्मक हो जाता है और रक्षात्मक दिमाग नई बातों को स्वीकार करने में हिचकिचाता है। भावनाओं को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति। जब आप किसी की भावनाओं को सही मायने में समझते हैं और आप उसे यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से आपके प्रति भरोसा महसूस करने लगता है। सहानुभूति दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करें,
भले ही आप उनसे असहमत हों। यह कौशल रिश्तों को मजबूत बनाने में बेहद कारगर साबित होता है। इस अध्याय में हमने यह जाना कि भावनाएं किस तरह हमारे फैसलों को नियंत्रित करती हैं और हम भावनाओं को समझकर लोगों से बेहतर संबंध कैसे बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सामाजिक सिद्ध करने की शक्ति के बारे में, यानी हम दूसरों के व्यवहार से किस तरह प्रभावित होते हैं। अध्याय 4, सामाजिक सिद्ध करने की शक्ति। इंसान एक झुंड में रहने वाला प्राणी है और हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से यह देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं ताकि वह यह तय कर सके कि सही व्यवहार क्या है। इसे सामाजिक प्रमाण कहा जाता है। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या करना सही है, तो हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और हम उनकी नकल करते हैं। यह व्यवहार हमारे अंदर गहराई से बसा हुआ है, क्योंकि प्राचीन समय में झुंड से अलग होना खतरनाक माना जाता था। आज भी यह प्रवृत्ति हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार देखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि वहां का खाना अच्छा होगा। जब आप किसी उत्पाद के बारे में कई लोगों की अच्छी समीक्षा पढ़ते हैं, तो आप उस उत्पाद को खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। यह सामाजिक प्रमाण की शक्ति है और ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों में हर जगह काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर भरोसा करें या आपके किसी काम का समर्थन करें, तो यह दिखाना बेहद कारगर होता है कि पहले से ही कई लोग आपके साथ हैं या आपकी बात से सहमत हैं। यही कारण है कि सिफारिशें, प्रशंसा पत्र और लोकप्रियता के संकेत इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मगर सामाजिक प्रमाण का एक नकारात्मक पहलू भी है। कई बार लोग भीड़ के पीछे चलकर गलत फैसले भी ले लेते हैं, क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वह सही ही होगा। इसे भीड़ की मानसिकता कहा जाता है और यह कई बार बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। समझदार इंसान वही है जो सामाजिक प्रमाण को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल करता है, मगर अपनी समझ और तर्क का भी इस्तेमाल करता है। जब आप किसी समूह में होते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि समूह का दबाव आपके व्यक्तिगत फैसलों को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच पर भी भरोसा रखें। इस अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक प्रमाण किस तरह हमारे फैसलों को आकार देता है और हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आपसी लेन देन के सिद्धांत के बारे में, यानी पारस्परिकता की शक्ति के बारे में। अध्याय 5, पारस्परिकता की शक्ति। इंसानी समाज की एक बेहद गहरी और शक्तिशाली प्रवृत्ति है पारस्परिकता। इसका मतलब है, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसका बदला चुकाना चाहते हैं। यह भावना इतनी गहरी है कि यह अक्सर हमारी सचेत सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब कोई आपकी मदद करता है या आपको कोई छोटा सा उपहार देता है, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से यह इच्छा जागती है कि आप भी बदले में कुछ करें। यही कारण है कि कई दुकानदार ग्राहकों को मुफ्त नमूने देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे ग्राहक के अंदर खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। पारस्परिकता का सिद्धांत केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्तर पर भी काम करता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं या आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो वह इंसान भी स्वाभाविक रूप से आपके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहता है। यह एक चक्र है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार करें, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद पहल करें और उनके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाएं। यह जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करें, छोटी छोटी बातें भी बहुत असर डालती हैं, जैसे किसी की तारीफ करना, किसी की मदद करना या किसी को अपना समय देना। मगर पारस्परिकता के सिद्धांत का सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपकी मंशा सच्ची हो। अगर लोग यह महसूस करें कि आप केवल बदले में कुछ पाने के लिए
उनकी मदद कर रहे हैं, तो यह सिद्धांत उल्टा असर डाल सकता है और लोग आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करें और बदले की उम्मीद के बिना अच्छा व्यवहार करें। जब यह आदत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और वे भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। पारस्परिकता का एक और पहलू है माफी और सुलह। जब आप किसी से गलती होने पर सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तो सामने वाला भी अक्सर अपनी नाराजगी छोड़कर सुलह करने के लिए तैयार हो जाता है। इस अध्याय में हमने पारस्परिकता की शक्ति को समझा और यह जाना कि किस तरह यह सिद्धांत हमारे रिश्तों को आकार देता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रतिबद्धता और निरंतरता के सिद्धांत के बारे में। अध्याय 6, प्रतिबद्धता और निरंतरता का सिद्धांत। इंसान का दिमाग हमेशा यह चाहता है कि वह अपने पुराने फैसलों और अपनी पहचान के साथ निरंतरता बनाए रखे। एक बार जब हम किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, चाहे वह सार्वजनिक रूप से हो या निजी तौर पर, तो हम उस प्रतिबद्धता के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, भले ही बाद में हमें लगे कि वह फैसला गलत था। यह प्रवृत्ति इतनी गहरी है कि यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब कोई इंसान खुद को ईमानदार मानता है, तो वह ऐसे काम करने से बचता है जो उसकी इस पहचान के खिलाफ जाते हों। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान किसी खास तरीके से व्यवहार करे, तो सबसे पहले उसे उस व्यवहार के अनुरूप एक छोटी सी प्रतिबद्धता के लिए राजी करें। एक बार जब वह छोटी प्रतिबद्धता ले लेता है, तो आगे बड़ी प्रतिबद्धताओं के लिए राजी होना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान के साथ निरंतरता बनाए रखना चाहता है। यह सिद्धांत बिक्री, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास सभी क्षेत्रों में बेहद कारगर साबित होता है। जब आप अपने किसी लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, क्योंकि अब आपकी सामाजिक पहचान भी उस लक्ष्य से जुड़ गई है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने लक्ष्यों को दूसरों के सामने साझा करते हैं, ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना बनी रहे। मगर इस सिद्धांत का एक खतरनाक पहलू भी है। कभी-कभी लोग अपने गलत फैसलों पर भी अड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी पुरानी प्रतिबद्धता के साथ निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, भले ही वह फैसला अब उनके फायदे में न हो। इसे सनक लागत का जाल भी कहा जाता है। समझदार इंसान वह है जो यह पहचान सके कि कब अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहना सही है और कब अपने फैसले को बदलना समझदारी है। इस अध्याय में हमने प्रतिबद्धता और निरंतरता के सिद्धांत को समझा और यह जाना कि यह सिद्धांत हमारे व्यवहार को किस तरह आकार देता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अधिकार और विश्वसनीयता के प्रभाव के बारे में। अध्याय 7, अधिकार और विश्वसनीयता का प्रभाव। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बात ज्यादा मानता है जिन्हें वह किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ या अधिकारी मानता है। यह प्रवृत्ति हमारे अंदर बचपन से ही बस जाती है, जब हम अपने माता-पिता, अपने शिक्षकों और अपने बड़ों की बात मानना सीखते हैं। बड़े होने पर भी यह प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी रहती है और हम स्वाभाविक रूप से डॉक्टरों, विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोगों की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने ज्ञान और अपने अनुभव को सही तरीके से प्रदर्शित करें। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करें, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता और आपका गहरा ज्ञान खुद ब खुद आपकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। जब आप किसी विषय पर बात करते समय स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। विश्वसनीयता बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है
निरंतरता। जब आप अपने वादों को पूरा करते हैं और आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो लोग धीरे धीरे आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, बल्कि यह समय के साथ छोटे छोटे कामों से बनता है। मगर अधिकार का प्रभाव कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लोग कई बार बिना सोचे समझे अधिकारी व्यक्तियों की बात मान लेते हैं, भले ही वह बात सही ना हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने केवल इसलिए गलत काम किए क्योंकि किसी अधिकारी व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। इसीलिए जरूरी है कि हम अधिकार का सम्मान करें, मगर अपनी सोचने समझने की क्षमता को कभी न छोड़ें। इस अध्याय में हमने अधिकार और विश्वसनीयता के प्रभाव को समझा और यह जाना कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कमी और दुर्लभता के मनोविज्ञान के बारे में। अध्याय 8, कमी और दुर्लभता का मनोविज्ञान। इंसानी दिमाग की एक खास बात यह है कि जब कोई चीज सीमित या दुर्लभ होती है, तो हमारी नजर में उसका मूल्य बढ़ जाता है। यह प्रवृत्ति इतनी गहरी है कि यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों में लगातार काम करती है। जब आपको पता चलता है कि किसी उत्पाद की केवल कुछ ही इकाइयां बची हैं, तो आप उसे खरीदने के लिए ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, भले ही आपको पहले उसकी ज्यादा जरूरत महसूस न हुई हो। यह दुर्लभता का मनोविज्ञान है और यह हमारे डर से जुड़ा हुआ है, खासकर खोने के डर से। इंसान का दिमाग किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा उस चीज को खोने के डर से प्रेरित होता है। यही कारण है कि सीमित समय की पेशकश और सीमित मात्रा के उत्पाद हमेशा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। मगर दुर्लभता का सिद्धांत केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों में भी काम करता है। जब कोई इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है और वह हमेशा हर बात के लिए हाँ कहता है, तो धीरे धीरे उसका मूल्य कम होने लगता है। इसके विपरीत, जो इंसान अपने समय और अपनी ऊर्जा को लेकर सीमाएं तय करता है, वह ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, तो आपका आकर्षण कम होने लगता है। इसके विपरीत, अगर आप अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं और आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। मगर इस सिद्धांत का इस्तेमाल हेरफेर के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे आत्मसम्मान और संतुलित व्यवहार के रूप में अपनाना चाहिए। जब आप अपनी कीमत समझते हैं और आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से दूसरों में भी आपके प्रति सम्मान पैदा करता है। इस अध्याय में हमने कमी और दुर्लभता के मनोविज्ञान को समझा और यह जाना कि यह सिद्धांत हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों को किस तरह प्रभावित करता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे समानता और पसंद के सिद्धांत के बारे में, यानी हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अध्याय 9, समानता और पसंद का सिद्धांत। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हम खुद को जोड़ पाते हैं। यह पसंद कई कारणों से बनती है, जैसे समानता, तारीफ, परिचय और सहयोग। जब हमें यह पता चलता है कि कोई इंसान हमारी तरह सोचता है या उसकी रुचियां हमारी रुचियों से मिलती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो उसके साथ साझा रुचियां ढूंढना रिश्ता बनाने का सबसे आसान तरीका है। समानता केवल रुचियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भाषा, मुद्रा और बोलने के तरीके में भी झलकती है। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज और बोलने की गति से खुद को थोड़ा मिलाते हैं, तो सामने वाला अनजाने में आपके प्रति सहजता महसूस करता है। इसे दर्पण प्रभाव कहा जाता है और यह रिश्तों में तालमेल बनाने का एक
शक्तिशाली तरीका है। तारीफ भी पसंद बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, मगर इसे सच्चे दिल से करना जरूरी है। झूठी या बनावटी तारीफ जल्दी पकड़ी जाती है और इससे भरोसा टूट सकता है। जब आप किसी की वास्तविक उपलब्धियों या उसके अच्छे गुणों की सराहना करते हैं, तो वह तारीफ सामने वाले के दिल को छूती है। परिचय का सिद्धांत भी पसंद बनाने में मदद करता है। जब हम किसी इंसान या किसी चीज को बार बार देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके प्रति सहजता बढ़ने लगती है, भले ही पहली मुलाकात में हमें वह खास पसंद ना आया हो। यही कारण है कि नियमित मुलाकातें और निरंतर संपर्क रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सहयोग भी पसंद बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप किसी के साथ मिलकर किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो आपके बीच एक स्वाभाविक बंधन बनता है। यही कारण है कि टीम वर्क रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस अध्याय में हमने समानता और पसंद के सिद्धांत को समझा और यह जाना कि हम इसका इस्तेमाल बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज और गैर मौखिक संवाद के बारे में। अध्याय 10, बॉडी लैंग्वेज और गैर मौखिक संवाद। हमारी बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा शब्दों के बिना होता है। शोध बताते हैं कि किसी संदेश का असर ज्यादातर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज के लहजे और हमारे चेहरे के भाव से तय होता है, न कि केवल हमारे शब्दों से। यही कारण है कि गैर मौखिक संवाद को समझना सामाजिक मनोविज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी मुद्रा, आपके हाथों की हरकतें और आपके चेहरे के भाव लगातार संदेश भेजते रहते हैं, भले ही आप कुछ बोल रहे हों या नहीं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद और सिकुड़ी हुई है, जैसे हाथ बांधना या नजरें झुकाना, तो यह असुरक्षा या रक्षात्मकता का संकेत देती है। इसके विपरीत, अगर आपकी मुद्रा खुली और सहज है, तो यह आत्मविश्वास और स्वीकृति का संकेत देती है। आंखों का संपर्क भी गैर मौखिक संवाद का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखना भरोसे और दिलचस्पी को दर्शाता है, मगर बहुत ज्यादा या लगातार आंखों का संपर्क असहज भी कर सकता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चेहरे के भाव भी हमारी भावनाओं को बिना बोले व्यक्त कर देते हैं। एक सच्ची मुस्कान, जिसमें आंखों के आसपास भी हलचल होती है, बनावटी मुस्कान से बिल्कुल अलग दिखती है और लोग अवचेतन रूप से इस अंतर को पहचान लेते हैं। हाथों की हरकतें भी हमारी बात को मजबूत बनाने में मदद करती हैं, जब तक वे स्वाभाविक और नियंत्रित हों। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना घबराहट का संकेत दे सकता है, जबकि बिल्कुल भी हाथ न हिलाना कठोरता का संकेत दे सकता है। आवाज का लहजा भी गैर मौखिक संवाद का एक अहम हिस्सा है। एक ही वाक्य अलग अलग लहजे में बोलने पर पूरी तरह अलग अर्थ दे सकता है। अगर आप अपनी आवाज में गर्मजोशी और स्पष्टता रखते हैं, तो आपका संदेश ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। अगर सामने वाला असहज महसूस कर रहा है, तो उसकी मुद्रा, उसके हाथों की हरकतें और उसकी आवाज में बदलाव से यह पता चल जाता है। इस अध्याय में हमने बॉडी लैंग्वेज और गैर मौखिक संवाद के महत्व को समझा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे भरोसा बनाने की कला के बारे में और यह जानेंगे कि गहरे और स्थायी रिश्ते किस तरह बनाए जाते हैं। अध्याय 11, भरोसा बनाने की कला। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। भरोसा बनाना एक धीमी प्रक्रिया है, मगर इसे तोड़ना बेहद आसान है, इसीलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। भरोसा बनाने का सबसे पहला कदम है ईमानदारी। जब आप हमेशा सच बोलते हैं, भले ही वह सच सुनने में कठोर लगे, तो लोग धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। जब आपका व्यवहार समय के साथ स्थिर रहता है
और आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं, तो लोग आपकी भविष्यवाणी कर पाते हैं, और यह भविष्यवाणी क्षमता ही भरोसे की नींव बनती है। अगर आप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ और करते हैं, तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और भरोसा कमजोर होने लगता है। भरोसा बनाने का तीसरा पहलू है सक्रिय रूप से सुनना। जब आप किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, और आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह इंसान महसूस करता है कि उसकी बात मायने रखती है। यह एहसास भरोसे की नींव को मजबूत बनाता है। भरोसा बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गोपनीयता बनाए रखना। जब कोई आपको अपनी निजी बातें बताता है और आप उन्हें गोपनीय रखते हैं, तो यह विश्वास का सबसे गहरा रूप बनाता है। इसके विपरीत, अगर आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं और उसकी निजी बातें दूसरों को बताते हैं, तो यह भरोसा हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है। भरोसा बनाने में समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप एक दिन में किसी का पूरा भरोसा नहीं जीत सकते, बल्कि यह छोटे छोटे अनुभवों से धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप अपने वादे को पूरा करते हैं, हर बार जब आप सच बोलते हैं, और हर बार जब आप किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो भरोसे की नींव और मजबूत होती जाती है। मगर अगर एक बार भरोसा टूट जाए, तो उसे दोबारा बनाना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा सावधानी से व्यवहार करें। इस अध्याय में हमने भरोसा बनाने की कला को समझा और यह जाना कि भरोसा किस तरह किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रभावी संवाद और सक्रिय सुनने के कौशल के बारे में। अध्याय 12, प्रभावी संवाद और सक्रिय सुनना। संवाद केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह सुनने की कला भी है। और सच कहा जाए तो सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सुनने का नाटक करते हैं, मगर असल में वे यह सोचने में व्यस्त होते हैं कि उन्हें आगे क्या बोलना है। ये आदत रिश्तों को कमजोर बनाती है, क्योंकि सामने वाला यह महसूस कर लेता है कि उसकी बात पूरी तरह नहीं सुनी जा रही। सक्रिय सुनना एक ऐसा कौशल है जिसमें आप पूरी तरह से सामने वाले की बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना यह सोचे कि आपको आगे क्या जवाब देना है। जब आप सच में किसी की बात सुनते हैं, तो आप उसके शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप बीच में न टोकें और सामने वाले को अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका दें। सक्रिय सुनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सामने वाले की बात को संक्षेप में दोहराना। जब आप कहते हैं, अगर मैं सही समझ पाया, तो आप यह कहना चाहते हैं, तो यह सामने वाले को यह विश्वास दिलाता है कि आप वाकई उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावी संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्टता। जब आप अपनी बात सीधे और स्पष्ट तरीके से कहते हैं, बिना किसी उलझन के, तो सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होती है। बहुत ज्यादा घुमा फिराकर बात करना अक्सर गलतफहमियों को जन्म देता है। प्रभावी संवाद में सवाल पूछना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप सही समय पर सही सवाल पूछते हैं, तो आप न केवल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि आप सामने वाले को यह भी महसूस कराते हैं कि आप उसकी बात में सच में दिलचस्पी रखते हैं। खुले सवाल, जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बातचीत को गहरा बनाने में मदद करते हैं। संवाद के दौरान खामोशी का भी अपना महत्व है। कई बार लोग खामोशी से असहज हो जाते हैं और वे उसे भरने के लिए जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते हैं। मगर अगर आप खामोशी को सहज होकर स्वीकार करते हैं, तो यह सामने वाले को सोचने और अपनी बात व्यवस्थित करने का समय देता है। इस अध्याय में हमने प्रभावी संवाद और सक्रिय सुनने के कौशल को समझा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे संघर्ष को सुलझाने और कठिन बातचीत को संभालने के बारे में।
अध्याय 13। संघर्ष को सुलझाने की कला। जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान की सोच, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं अलग होती हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि संघर्ष होता है या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम उस संघर्ष को किस तरह संभालते हैं। ज्यादातर लोग संघर्ष के दौरान या तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं या वे पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं, और यह दोनों ही तरीके रिश्तों के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। संघर्ष को सुलझाने का सबसे पहला कदम है शांत रहना। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग तर्कसंगत सोचने की क्षमता खो देता है, और इस अवस्था में लिए गए फैसले अक्सर रिश्ते को और नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो पहले कुछ पल के लिए खुद को शांत करें और फिर बातचीत करें। संघर्ष को सुलझाने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, न कि इंसान पर। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम हमेशा गलत करते हो, तो यह सामने वाले को रक्षात्मक बना देता है। इसके विपरीत, अगर आप कहते हैं कि मुझे इस बात से तकलीफ हुई, तो यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है, बिना सामने वाले पर आरोप लगाए। यह छोटा सा बदलाव बातचीत की पूरी दिशा बदल सकता है। संघर्ष को सुलझाने का तीसरा पहलू है सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। हर इंसान की अपनी सच्चाई होती है, और जब आप उस सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं तो आप समाधान के ज्यादा करीब पहुंच पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप सामने वाले के नजरिए को सम्मान दें। संघर्ष के दौरान समझौता करने की क्षमता भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर रिश्ते में दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है, और जो लोग समझौता करने को तैयार रहते हैं उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत और स्थायी होते हैं। संघर्ष को सुलझाने के बाद माफी मांगना और सुलह करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना सुलह के पुरानी नाराजगी रिश्ते में जहर घोलती रहती है। इस अध्याय में हमने संघर्ष को सुलझाने की कला को समझा और यह जाना कि हम कठिन बातचीत को किस तरह बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आभा के बारे में, यानी हम अपनी उपस्थिति को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। अध्याय 14। आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आभा। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो बिना कुछ कहे भी दूसरों को प्रभावित कर देता है। जब आप किसी कमरे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, भले ही आपने अभी तक एक शब्द भी न कहा हो। आत्मविश्वास बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की शांति और आत्म स्वीकृति से उपजता है। जो इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, अपनी कमियों के साथ और अपनी खूबियों के साथ, वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी दिखता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला कदम है अपने आप से सकारात्मक बातचीत करना। हम सब अपने दिमाग में लगातार खुद से बातचीत करते रहते हैं, और अगर यह बातचीत नकारात्मक है तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसके विपरीत, अगर हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं बिना खुद को बहुत ज्यादा कोसे, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी मुद्रा। जब आप सीधे खड़े होते हैं, अपने कंधे पीछे रखते हैं और अपना सिर ऊंचा रखते हैं, तो यह मुद्रा न केवल दूसरों को आत्मविश्वास का संकेत देती है, बल्कि यह आपके अपने दिमाग को भी यह संदेश भेजती है कि आप आत्मविश्वासी हैं। शोध बताते हैं कि शरीर की मुद्रा हमारे मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप खुद को कम आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं तो अपनी मुद्रा बदलकर आप अपने अंदर भी बदलाव महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत आभा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी आवाज पर नियंत्रण। जब आप धीमी, स्थिर और स्पष्ट आवाज में बात करते हैं
तो यह आत्मविश्वास का संकेत देता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को भी सहजता से स्वीकार कर सकें, बिना खुद को कमतर महसूस किए। जो लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर असहज और अस्वाभाविक दिखते हैं, जबकि जो लोग अपनी कमजोरियों के साथ सहज होते हैं, वे ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद दिखते हैं। इस अध्याय में हमने आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आभा के महत्व को समझा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व के मनोविज्ञान के बारे में। अध्याय 15, सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व का मनोविज्ञान। नेतृत्व केवल पद या अधिकार से नहीं आता, बल्कि यह उस क्षमता से आता है जिससे आप दूसरों को प्रेरित कर सकें और उन्हें अपने साथ जोड़ सकें। महान नेता वे होते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करते हैं। नेतृत्व का सबसे पहला सिद्धांत है स्पष्ट दृष्टि। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं और आप उसे दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। अस्पष्ट दृष्टि वाला नेता कभी भी लोगों को प्रेरित नहीं कर पाता, क्योंकि लोग यह नहीं समझ पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना है। नेतृत्व का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सहानुभूति। एक अच्छा नेता अपनी टीम की भावनाओं और जरूरतों को समझता है और वह उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका नेता उन्हें समझता है, तो वे उसके प्रति ज्यादा वफादार और समर्पित होते हैं। नेतृत्व का तीसरा सिद्धांत है उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। जब आप खुद वह व्यवहार दिखाते हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करते हैं। शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली कर्म होते हैं और एक नेता के कर्म उसकी टीम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनते हैं। नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों को सशक्त बनाना। एक असुरक्षित नेता हमेशा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है, जबकि एक आत्मविश्वासी नेता अपनी टीम को जिम्मेदारियां सौंपता है और उन्हें बढ़ने का मौका देता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, तो वे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। एक नेता जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रभावी रहता है। इस अध्याय में हमने सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व के मनोविज्ञान को समझा। अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और यह जानेंगे कि हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं। अध्याय 16, सामाजिक ज्ञान को जीवन में उतारना। इस पूरी यात्रा में हमने सामाजिक मनोविज्ञान के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। हमने जाना कि पहली छाप क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है और हम उसे अपने पक्ष में कैसे बना सकते हैं। हमने समझा कि भावनाएं हमारे फैसलों को किस तरह प्रभावित करती हैं और हमने सामाजिक प्रमाण, पारस्परिकता, प्रतिबद्धता, अधिकार, दुर्लभता और पसंद के सिद्धांतों को विस्तार से समझा। हमने बॉडी लैंग्वेज और गैर मौखिक संवाद की शक्ति को समझा और हमने भरोसा बनाने की कला सीखी। हमने प्रभावी संवाद और सक्रिय सुनने के कौशल को समझा और हमने संघर्ष को सुलझाने के तरीके सीखे। हमने आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आभा के महत्व को समझा और हमने नेतृत्व के मनोविज्ञान को भी समझा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इन सभी सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरह लागू करें। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब तक आप खुद को नहीं समझते, अपने व्यवहार के पैटर्न को नहीं समझते, तब तक आप दूसरों को समझने में भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने व्यवहार पर ध्यान दें और यह समझने की कोशिश करें कि आप किन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अभ्यास। सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को केवल पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना जरूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो जानबूझकर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है धैर्य। सामाजिक कौशल रातों रात नहीं बनते, बल्कि यह समय और निरंतर अभ्यास से विकसित होते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात और हर रिश्ता आपको कुछ नया सिखाता है, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा ये कौशल आपके स्वभाव का हिस्सा बनते जाएंगे। चौथा महत्वपूर्ण कदम है नैतिकता। यह जरूरी है कि आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल दूसरों को हेरफेर करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे और स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए करें। जब आपकी मंशा सच्ची होती है, तो यह सिद्धांत आपके रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाते हैं। मगर अगर इनका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया जाए, तो यह अंततः रिश्तों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। याद रखें, सामाजिक मनोविज्ञान का असली उद्देश्य है इंसानों को बेहतर तरीके से समझना, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे और ज्यादा सार्थक रिश्ते बना सकें। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको अपने आसपास की दुनिया को नई नज़र से देखने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, आप पाएंगे कि आपके रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और आप दूसरों को और खुद को पहले से कहीं बेहतर समझ पा रहे हैं। यही सामाजिक मनोविज्ञान का असली ब्लूप्रिंट है।